हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। और इंग्लिश में आपका क्या पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश में आपका रेनबो बुक और स्टोरी ऑफ इंग्लिश और स्टोरी ऑफ इंग्लिश दोनों मिला करके आपको हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ग्रामर और स्टोरी ऑफ इंग्लिश और रेनबो तीनों से रहता है। लेकिन आज हम इंग्लिश रेनबो बुक और स्टोरी ऑफ इंग्लिश दोनों से हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देने वाले हैं। कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न? ज़्यादा नहीं, 20 रहेगा, लेकिन इसमें से हम एक प्रश्न से ही आपको बहुत सारा प्रश्न आपको याद करवाते हुए चलेंगे। इसी प्रकार से आपको लगा होगा 50 ऑब्जेक्टिव तो आपका क्लियर करा ही देंगे। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्टूडेंट के लिए है, तो आप बेफिक्र से इसको अच्छे तरीके से देखते हुए चलिए, आपको याद होते चलेगा, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है? द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट था वह किसके दौरान लागू किया गया था? मॉडर्न इंग्लिश के दौरान, मिडिल इंग्लिश के दौरान, ओल्ड इंग्लिश के दौरान, या फिर ब्रिटिश इंग्लिश के दौरान? तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट था वो मिडिल इंग्लिश के दौरान लागू किया गया था। याद रखिएगा, किसके दौरान? मिडिल इंग्लिश के दौरान। आपका ये मॉडर्न नहीं होगा, आपका ये मॉडर्न, आपका ये ओल्ड इंग्लिश, ये सब ब्रिटिश नहीं होगा। आपका बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वॉल्ट विथमैन इज ईयर ओल्ड। वॉल्ट विथमैन कितने साल के थे? तो एक लाइन आपने इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है आपका, कौन सा चैप्टर? आपका यह है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका चैप्टर होगा, उसमें आपको एक लाइन पढ़े होंगे कि आई एम 37 ईयर ओल्ड एंड परफेक्ट। यानी कि इसमें मैं अभी 37 साल का हूँ और मैं अभी स्वस्थ हूँ, अपने मृत्यु तक स्वस्थ ही रहना चाहता हूँ, वैसे वॉल्ट विथमैन जी कहते हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में क्या क्या होता है? इसमें यह बताया जाता है कि जो अपने जो भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो पोएट होते हैं, वॉल्ट विथमैन जी होते हैं, वो खुद ही गाते हैं और खुद ही इंजॉय करते हैं। यानी कि वो समझते हैं कि मैं भी अपने को दूसरे लोगों में देखते हुए सोचते हैं, मैं वो भी, उनका भी खून का रंग लाल है, मेरा भी खून का रंग लाल है, तो हम दोनों भाई भाई हुए, सेम हुए। इस प्रकार से वो मानवता को, भावना को देखते हैं। कौन? वॉल्ट विथमैन जी। और एक कहते हैं कि आई एम 37 ईयर ओल्ड, यानी इसमें अभी 37 साल का हूँ। यानी कि आपका 37 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक और प्रश्न इसमें जो आता है कि ये क्या है? तो ये फ्री वर्ड है। क्या है? फ्री वर्ड, यानी कुछ पता ही नहीं चलता कि। और सबसे पहले बात करें तो ये बहुत लाइन का ये किताब ही है। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? ये किताब ही है पूरा। यानी कि आपका शुरू का है जो वो लाइन इसमें दिया गया, लेकिन पूरा किताब का इतना पढ़ नहीं पाइएगा, इतना है कि। लेकिन इस चैप्टर में आपका रेनबो जो बुक है उसमें से आपका कुछ लाइन ही दिया गया है। तो अगला प्रश्न पर आते हैं और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, ये क्या किए थे अपने जन्मदिन से पहले प्रिंटर व टीचर सभी के रूप में ये काम किए थे, ध्यान रखेंगे। आइए आगे अगले प्रश्न पर देखते हैं कि हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। इनमें से कौन है जो मेटाफिजिकल के नाम से जाना जाता है? कौन से पोएट को? जॉन किट्स को तो नहीं, जॉन किट्स को एक रोमांटिक पोएट कहा जाता है। टी.एस. एलियट की बात करें हम, टी.एस. एलियट, तो जो कि लिखे हुए हैं मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के। और जॉन डन, हाँ, जॉन डन को कहा जाता है मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट यानी कि आध्यात्मिक कवि। और वर्ल्ड में तो जानते ही आपका, अभी अभी इसके बारे में बात की है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महात्मा गांधी को हम किस नाम से जानते हैं? बापू और फादर ऑफ नेशन के। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को हम एमएलके के नाम से जानते हैं। सिगा नोया को हम गॉड ऑफ नोबेल इन जापान के नाम से जानते हैं। जर्मन ग्रीक को हम फेमिनिस्ट राइटर के नाम से जानते हैं। और जॉन डन को हम मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जानते हैं। ये सब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि समझ लिए 5 नंबर का एग्जाम में आ ही सकता है यहाँ से, ध्यान रखेंगे। यानी कि एक बार इसमें सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पर देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यह क्या है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है एक डिडक्टिव पोएम नहीं है, आपका एन एलेगोरिकल पोएम ये भी नहीं है, अलो पोएम, हाँ यही अलो पोएम है, और नॉन ऑफ दिस ये भी नहीं हो जाएगा। यानी सी वाला ऑप्शन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि एक पर लव पोएम है, यानी प्यार भरी कविता। इसमें जॉन डन जी जो क्या होते हैं, वो कहीं दूर जा रहे होते हैं और वो अपने प्रेमिका को समझा रहे होते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तुम दुखी मत हो, तुम रो मत, तुम उदास मत हो, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। और अपने कंपेयर सूरज से भी करते हैं कि जो सूरज क्या करता है, सूरज क्या करता है कि वो रोज़ सुबह आता है और रोज़ काम है, रोज़ सुबह आना जाना उसका लगा रहता है, लेकिन उसका कोई डिजायर नो डिजायर नो सेंस, तो कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी डिजायर नहीं, फिर भी वो रोज़ जाता है। रोज़ मेरे पास इच्छा है, मेरे पास तुम हो तो मैं तो आऊँगा ही, तुम मेरी चिंता मत करो। और लास्ट में ये भी कहते हैं कि अगर जो इंसान के जो क्षमता होती है, वो इंसान कितना कमज़ोर है, जब उसका अच्छा किस्मत चल रहा था वो उसको और ज़्यादा तो कुछ दिन तक बढ़ा नहीं पाता है, और जब उसका बुरा किस्मत चल रहा था तो वो पूरा टूट जाता है। वो समझता है कि और लो और मुझे परेशान करो, इस प्रकार से वो हार जाता है पूरा, इसमें समझाते हैं। और लास्ट में ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें याद आए, तुम ऐसा फील करना, ऐसा महसूस करना कि मैं तुम्हारे लेफ्ट साइड सोया हुआ है, नहीं इसे आपका बेड है, तुम इस पर सोए हुए इस प्रकार घूमकर, और मैं यहाँ पे ऐसे सोया हुआ। तो यानी कि अगर तुम मुझे याद है तो ऐसा तुम क्या करना, महसूस करना कि ऐसा मैं सोया हुआ हूँ।
तो ये था आपका स्वीटेस्ट लॉ आई डिड नॉट गो। और यहाँ से जो पोएम है बहुत ही आपको मजा आएगा, उसको पढ़ेंगे। ये आपका देखिए, और लॉ के बारे में बात करें तो स्वीटेस्ट लॉ, और एक और है आपका मैच लॉ, ये तुरंत बहुत मस्त है, इसको पढ़िएगा तो आपको और मन करेगा पढ़ने को। आइए अब आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। ये देखिए आपका जॉन किट्स वाज एन डैश पोएट। जॉन किट्स कौन से सीजन के जो पोएट माने जाते हैं, तो विक्टोरियन सीजन के, एलिजाबेथन सीजन के, या फिर रोमांटिक सीजन के, या फिर रिनाइजेंस सीजन के। तो वे रोमांटिक सीजन के जो वो पोएट माने जाते हैं। और आप देखिए इनके बारे में थोड़ा और अब बता देते हैं आपको। नाम है जॉन किट्स, और बॉर्न कब किया थी, 31 अक्टूबर 1795 आपका मुगोरेट लंदन इंग्लैंड में है जो है। और डाइड 23 फरवरी 1821 में रोम जो कि इटली में है। और आपका डाइट कब किया था, तो ट्यूबरकुलोसिस से मरे हुए थे। और ही वाज अ रोमांटिक पोएट एंड आल्सो अ सर्जन, इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग में वह इंटरेस्ट रखते थे। फर्स्ट पोएम की बात करें तो लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर पब्लिश्ड इन 1914। यहाँ से बहुत ज़्यादा आपका प्रश्न आ सकता है, इसलिए ये भी आपको बता दिया। एक्सप्लेनेशन इसी प्रकार से करते हुए सभी प्रश्न का चलेंगे, आपका एक प्रश्न से बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। आगे देखिए, वेयर वाज जॉन किट्स बोर्न। जॉन किट्स का जो जन्म वो कहाँ हुआ था, तो आपको पता हुआ जॉन किट्स का जन्म आपका यॉर्कशायर लंदन में क्या हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। क्या वॉर्कविक लंदन में हुआ था, नहीं इसमें भी नहीं हुआ था। अब नॉर्थहैम्पटन लंदन में, इसमें भी नहीं हुआ था। वो मूनफील्ड लंदन में हुआ था। जॉन किट्स का जन्म मूनफील्ड लंदन में हुआ था। याद रखिएगा, ये ट्यूबरकुलोसिस से मरे थे, कितने के एज में, ये 26 के एज में मरे थे, 26 के एज में। से तो आपका जो मॉडल पेपर आया हुआ है, जब का ये जो मॉडल पेपर आया हुआ है, इसमें क्या गया है, मॉडल पेपर में गलती दे दिया है क्वेश्चन की। उसमें यह बताया गया है जॉन डन मरे हुए थे 26 के एज में ट्यूबरकुलोसिस से। तो आप लोग पढ़े होंगे उसका। आइए आगे आप देखते हैं, द 18th सेंचुरी इज नोन एज द चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो 18th का जो सेंचुरी था, इसे किस नाम से जाना गया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा क्या है, कैवोलियर एज, या फिर जैकोबियन एज, या फिर अगस्टन एज, या रोमांटिक एज। तो आपका 18th सेंचुरी का जो एज था उसको हम किस नाम से जाने जाते थे, तो वो हम अगस्टन एज के नाम जानते हैं, अगस्टन एज। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और जॉन किट्स क्या थे, जॉन किट्स आपका ये जो जॉन किट्स थे, जॉन किट्स वो थे आपका रोमांटिक एज के, रोमांटिक सीएम के वे क्या थे, पोएट थे। आगे आइए आप देखते हैं, लैंगलैंड एंड चौसर बिलोंगेड टू द पीरियड। जो लैंगलैंड एंड चौसर थे वो किस पीरियड से बिलोंग करते थे, ओल्ड इंग्लिश से, मॉडर्न इंग्लिश से, पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश से, या फिर मिडल इंग्लिश थे। तो वो बात करें तो वो मिडल इंग्लिश से बिलोंग करते थे। कहाँ से, मिडल इंग्लिश से। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग विलियम शेक्सपियर इसके बारे में तो आप जानते होंगे, बहुत ही जाने माने क्या थे वो, राइटर बोले, पोएट बोले, जे बोले उसको। आगे देखिए, अब है आपका डी.एच. लॉरेंस बिलोंग टू। डी.एच. लॉरेंस बिलोंग करते हैं कहाँ से, बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये बात करते हैं ब्रिटेन से। और ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन का मतलब वो आपका इंग्लैंड। आप इसको नहीं समझोगे तो बता दे रहे हैं आपको, ये इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। आपका ए और बी नहीं होगा, अमेरिका नहीं होगा। अमेरिका की बात करें, अमेरिका कौन थे, चलिए इसको बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन कर ही देते हैं, ताकि आपका एग्जाम में अगर प्रश्न है तो आप बना सके। अमेरिका के कौन कौन थे, अमेरिका के MLK थे, MLK यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, याद रखेंगे। और एक अमेरिका कौन थे, और एक और अमेरिका के थे पर्लसबर्ग थे अमेरिका के। ये सब आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। और भी अमेरिका के कोई थे, तो उसे अभी याद नहीं आ रहा, चलिए आगे देखते हैं। और आपका माई ग्रैंड मदर हाउस इज रिटन बाय। माई ग्रैंड मदर हाउस को कौन लिखे हुए, तो माई ग्रैंड मदर हाउस की बात करें तो एक ऑटोबायोग्राफी है। क्या है ये, ऑटोबायोग्राफी है, ध्यान रखेंगे। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, जिसको लिखे कौन है, जिसको लिखे हुए हैं कमला दास। और इनको क्या किया था, शॉर्ट लिस्ट किया गया था, इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था, किसके लिए, शॉर्ट लिस्ट किया था नोबेल प्राइज। इनको नोबेल प्राइज मिलने वाला था लेकिन मिला नहीं। और किन किन को मिला उसके बारे में बात करें तो मिला था आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मिला था, और पर्लसबर्ग को मिला था, और एक आपका बर्ट्रैंड रसेल है उनको मिला था, और एक और जो इसमें जो है आती में आपका जो आपका पोएट्री, जो आपका पोएट्री सेक्शन का, उसमें भी एक और क्योंकि इसको मिला था, तो वो भी आपका पर्लसबर्ग के सब आपका हो जाएगा। हाँ, वो T.S. एलियट को मिला। चलिए आपको लिख ही देते हैं, उस दिन आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए आपका MLK कहने का मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और बर्ट्रैंड रसेल यानी इसको अगर समझ गए। और एक है आपका पर्लसबर्ग, आपका है पर्लसबर्ग, ये आपका है, इनको नोबेल प्राइज में मिला था। और एक आपका है T.S. एलियट, ये सब है। तो ये तीनों क्या था, तो नोबेल प्राइज मिला था। तो ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। अब आगे देखिए, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा माई ग्रैंड मदर हाउस का, ये हो जाएगा आपका कमला दास। आइए आगे नेक्स्ट आइए,
अब देखिए, के.एन. दारूवाला इज एन डैश पोएट। के.एन. दारूवाला एक कैसे कवि है? तो के.एन. दारूवाला जो है, बताइए वो कैसे कवि है? तो ब्रिटिश है? नहीं, ब्रिटिश नहीं है, अमेरिकन भी नहीं है, अफ्रीकन भी नहीं है, वो इंडो एंग्लियन कवि है। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। के.एन. दारूवाला जो है, ये कौन से चैप्टर को लिखे थे? तो ये फायर हिम को लिखे थे। इसमें वो पहले अपने संतान को आग के हवाले कर देते हैं, और जब वे अपने जो पोएट थे वो अपने फादर के साथ घूम रहे थे, तो वो बर्निंग घाट पर देखते हैं कि जो आग जो होता है वो क्या कुछ अंक को जलाता है और कुछ अंक को वह छोड़ देता है। इसलिए वो सोचते हैं कि वो आग जो है बहुत क्रूर काम कर रहा है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है। और वहाँ पे जो होता है पारसी लोग क्या करते हैं, वो टावर ऑफ साइलेंस पर बॉडी को जाकर के डिस्पोज करते हैं, टावर ऑफ साइलेंस पर। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे। अब है आपका अगला प्रश्न, स्नेक इज रिटन बाई। तो स्नेक जो चैप्टर है आपका, उसको कौन लिखे हुए हैं? तो स्नेक चैप्टर को डी.एच. लॉरेंस लिखे हुए हैं। स्नेक चैप्टर को डी.एच. लॉरेंस को लिखे हुए हैं। आगे देखिए आप, रविंद्रनाथ टैगोर रूट। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह कौन से किस आपका बुक को लिखे हुए हैं? तो रविंद्रनाथ जो टैगोर है वह लिखे हुए हैं गीतांजलि को। गीतांजलि को रविंद्रनाथ टैगोर इसको लिखे हुए हैं। ये सब आपका कहाँ की बात करें तो ये आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। ये आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न को, देखिए। डैश वाज अ पोएट ऑफ नेचर। कौन से जो पोएट है जो नेचर के कहे जाते हैं? तो वो आप जानते होंगे, नेचर के एक ही आपका कवि है, वो आपका जॉन किट्स है। टी.एस. एलियट है नहीं, डी.एच. लॉरेंस नहीं है, नॉन ऑफ दीज होगा नहीं, सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़े अगला प्रश्न पर। जी हाँ, चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अब है आपका अगला प्रश्न, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट इज बोर्न। नर्सेस फ्लावर के बारे में जो लाइन है अब कहाँ से लिया गया है? द सोल्जर से? नहीं, द सोल्जर से नहीं होगा, क्योंकि द सोल्जर में तो आपका जो सैनिक होते हैं अकाउंट रूपर्ट ब्रूक जी, जो कि वॉर पोएट के नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में जो लड़ाई करने के लिए गए होते हैं, तो वह समझते हैं जहाँ पे मेरा मृत्यु हो जाएगा वो इंग्लैंड का जगह हो जाएगा जहाँ पे मुझे दफनाया जाएगा, वो तो उसके बारे में ही बात करते हैं। फायर हिम, तो उसमें तो आग की स्तुति इसके बारे में बात करते हैं, ये तो होगा नहीं। और तो क्या हो जाएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें हो जाएगा आपका, इसमें सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑटम सीजन में तो आपको सूरज और जो ऑटम सीजन होता है वो मिलकर और क्या फुसफुसा रहे होते हैं, प्लान बना रहे होते हैं कैसे फल को पकाना है और कैसे आगे बढ़ाना है, इसके बारे में। आइए अगला प्रश्न पर। किट्स इज अ डैश पोएट। किट्स इज अ कैसे पोएट है? किट्स कैसे पोएट है? किट्स जो है वो रोमांटिक पोएट है। ऐसा नहीं है रोमान, आप कुछ और ही समझते हैं, जानते हैं रोमांटिक का वो मतलब नहीं होता। रोमांटिक यानी कि वो सीजम होता है एक। आगे देखिए, आगे आते हैं तो आप समझिए। एंड द नाइट एंगल इज डम इज फ्रॉम, ये जो कहाँ से लिया गया है कि एंड द नाइट एंगल इज डम, यानी कि जो नाइट एंगल जो है वो चुप है, और परिया जो है यानी कि एंड द नाइट एंगल इज डम एंड एंजल विल नॉट कम, यानी कि जो नाइट एंगल जो है बुलबुल है वो चुप है और परिया भी नहीं आएगी। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? तो आप भी जानते होंगे कि लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है। और ये चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे वीवीआई प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। वीवीआई यहाँ का जो एमसीक्यू प्रश्न होगा इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर देखते हैं। आगे आते हैं तो आई हार्बर फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड इज फॉर्म, यानी क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है आपका ये कहाँ से लिया गया है कि मैं विश्वास करता हूँ मनु जो मानव जो होता है वो सच्चे अच्छे और बुरे दोनों पर। तो ये कहाँ से हो जाएगा? तो ये आपका हो जाता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से कौन बोलते हैं? तो ये बोलते हैं आपका वॉल्ट विटमैन जी, वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन इसको बोलते हैं, यानी कि वे क्या वही कहते हैं, आपको अभी इसके बारे में बताया था, आई एम 37 ईयर ओल्ड, वही वाला। तो ये वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि आई हार्बर फॉर गुड, और मैं अच्छे और बुरे दोनों पर विचार करता हूँ, और जो मैं मानता हूँ वो सभी को मानना चाहिए, वो इस प्रकार से बोलते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं तो देखिए, द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट। मॉडर्न इंग्लिश कब से स्टार्ट होता है? तो मॉडर्न इंग्लिश जो अभी चल रहा है, कौन सा इंग्लिश है अभी जो आप बोल रहे हैं चल रहा है, वो आपका मॉडर्न इंग्लिश है। तो वो 1500 एडी से क्या होता है वो स्टार्ट होता है। ध्यान रखेंगे, आपका बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये सब जो प्रश्न है ये सब स्टोरी ऑफ इंग्लिश का प्रश्न, जितना भी इंग्लिश वाला जो प्रश्न होगा वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का होगा, जो कहानी लेखक जैसा होगा वो आपका होगा रेनबो बुक का। हु इज़ द राइटर ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस को कौन लिखे हुए हैं? तो इसको विलियम शेक्सपियर लिखे हुए हैं। और विलियम शेक्सपियर का और भी सारा बुक है, जैसे कि आपका मैकबेथ हो गया, मैकबेथ आपका द मर्चेंट ऑफ नाइट ड्रीम, यानी बहुत सारे जो बुक होगा, हैमलेट, मैकबेथ, जूलियस सीजर, ये सब जो है ये सब आपका विलियम शेक्सपियर का किताबें हैं, जो कि पूछा आता है अक्सर। पी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज का ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बता देंगे कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे जल्दी से लाइक कर दीजिएगा।
क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है और अब आपको पढ़ने का जो समय हो वो आपको नज़दीक आ चुका है। अभी आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम डेट भी निकल चुका है आपका। 1 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है साइंस वालों का, 1 फरवरी का आपका बायोलॉजी का है, ध्यान रखेंगे। तो सभी का आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तब तो आपको समझिए मोटिवेशन का तो बहुत ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब तो आपका खुद ही आपको एग्ज़ाम को डेट आ चुका है, वही आपका एक सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आपको उससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या हो सकता है? तो उसको क्या करेंगे आप, एग्ज़ाम डेट निकल चुका है, इसका मतलब बहुत जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपना पढ़ाई पर फोकस करना है और ज़्यादा आपको जो थोड़ा आलस-वलस चीज़ है, मोबाइल वोबाइल इसको थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि इससे आपको पढ़ाई में बाधा है सबसे बड़ा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।